नमो यस्त सर्वमिदं वशे। धीरे धीरे हम मानव इतिहास की कथा को लेकर के एक दूसरे पड़ाव पर आ गए। ये वो समय था जिसे साइंस कहती है कि हिम एज या उसको आइस एज कहते हैं, जब बर्फों के आसपास, बर्फीले पहाड़ों के आसपास में सभ्यताएं पनपी हुई थी। धीरे धीरे हमने पिछली बार बताया था, उसके आगे हम लेके चलते हैं कि सबसे पहले तो मित्रों, आप सभी से मेरी एक विनती है कि अक्सर हम अपने पौराणिक इतिहास को पश्चिम के लोगों या दूसरे धर्म के लोगों के अनुसार माइथोलॉजी कहने लगते हैं। हमारा पौराणिक इतिहास है, प्री वैदिक या पोस्ट वैदिक हिस्ट्री है हमारा। ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई झूठी या काल्पनिक चीज नहीं है जिसको हम मैथोलॉजी कहें। तो मैथोलॉजी कहना हम बंद करें, ये हमारी हिस्ट्री है। खैर, तो ब्रह्मा जी से मानस पुत्र हुए, मानस पुत्र से उनके पुत्र हुए और उन सभी के ब्याह हुए और थोड़ी बहुत जनसंख्या इस पृथ्वी पर हो गई। अब हम उनमें आगे की कहानी को हम आपसे बताते हैं। पहले हम चाहते हैं कि एक बार पूरी कहानी को एक क्रम से आपके सामने रख के, ताकि फिर हम कथाएं कहें तो आपको लगे कि नहीं, ये वहां की आपको बात समझ में आए। अत्रि ऋषि, उनके 3 पुत्र थे, दुर्वासा, चंद्रमा, दत्तात्रेय। दुर्वासा, उनकी जो है उनका विवाह हुआ आर्व ऋषि की पुत्री से, जो आत्मदाह कर ली थी, सुसाइड कर लिया था उन्होंने। और उनके सुसाइड कर लेने के बाद ही दुर्वासा जी क्रोधी स्वभाव के हो गए। दत्तात्रेय को ईश्वर का अवतार माना जाता है। चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं और चंद्रमा जी को बृहस्पति की पत्नी तारा से प्रेम था और उनसे एक पुत्र हुआ था बुध। बुध से ऐल हुए, बुध से जो है बुध का जो प्रेम हुआ वो इला से हुआ। मनु की पुत्री थी इला, और इला और बुध के से जो है पुरूरवा हुए, जिन्हें ऐल कहा जाता था। पुरूरवा से इस तरह से आयु हुए, आयु से नहुस, नहुस से ययाति हुए, ययाति से उनके 5 पुत्र थे, शर्मिष्ठा और देवयानी, 2 रानियों से उनके 5 पुत्र हुए। तुर्वसु से तुर्वसु लोग हुए और उनके यदु से यदुवंश चला। यदुवंश में ही कार्तवीर अर्जुन भी आए, कृष्ण भी आए। यदुवंश में काफ़ी लंबी श्रृंखला उनकी है। और पुरु जो हुए, पुरु से कौरव पांडव थे, जिनको हम धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र थे। एक लंबी श्रृंखला वो भी चली, तो उनसे हुआ। उसी तरह से मरीच से कश्यप हुए, कश्यप से आदित्य हुए, आदित्य से विवस्वान, मतलब आदित्य मतलब सूर्य, विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु से फिर लंबी पीढ़ी, कुछ बड़े बड़े राजाओं के नाम लेता हूँ, जैसे मानधाता हुए, अम्बरीश हुए, अज हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, सगर हुए, हरिश्चंद्र हुए। भगवान श्री राम उसी वंश में आए और कुश वगैरह से लेकर के वो श्रृंखला आगे तक चली। भृगु, भृगु की 3 पत्नियां थीं। उनकी दिव्या जो थी हिरण्यकश्यप की बेटी थी। दिव्या से उनके शुक्राचार्य हुए और शुक्राचार्य से देवयानी हुई। और शुक्राचार्य का ही एक तरह से योगदान है कि जो चंद्रवंश पूरा चला, वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, और देवयानी के मतलब देवयानी एक अहम भूमिका निभाती, जिनसे कि हम महाभारत के युद्ध में जितने लोग लड़े हैं वो कहीं न कहीं सब देवयानी के ही आसपास के थे। और भृगु की दूसरी पत्नी थी ख्याति। ख्याति से धाता, विधाता, ये 2 पुत्र हुए और लक्ष्मी जी उनकी एक पुत्री हुई और इन सब का एक वंश चला। उनकी तीसरी पत्नी थी पौलोमी, और पौलोमी से उनसे जो है उनको च्यवन ऋषि हुए, च्यवन, और च्यवन से एक लंबी श्रृंखला चली। च्यवन से जो है उनके जैसे उन्हीं में से धाता के पुत्र थे, उधर मृकंडु, मृकंडु से मार्कंडेय हुए, और इधर च्यवन के पुत्र जो थे वो च्यवन के प्रमाति हुए। कहीं कहीं 2 पीढ़ियां और जोड़ दी जाती हैं। प्रमाति से आरो हुए, रुरु हुए, रुरु से आरो हुए, आरो से ऋचिक हुए, ऋचिक से जमदग्नि हुए, जमदग्नि से परशुराम हुए। ऋचिक के जमदग्नि के और पुत्रों के वंश चले और परशुराम ने प्रेम किया था लोमहर्षणी से, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। और इस तरह से तो ऐसे हम देखते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सब में से जो है उसी तरह से नर नारायण थे, नर नारायण से उर्वशी हुई और उन्हीं की पीढ़ी में से दधीची हुए। ऐसे अलग अलग ये चीज़ें जो है आगे तक बढ़ती चली गई। खैर, पहले सृष्टि जो थी, शुरुआत में जब हम कल्प देखें, ये वराह श्वेत वराह कल्प चल रहा है। श्वेत वराह कल्प के जो पहले 6 मनवंतर थे, पहले 6 मनवंतर में इतिहास जो था देवों के समीप था। जहाँ आज तिब्बत है, जहाँ साइबेरिया रूस का जो पार्ट है, ईरान जहाँ है, तो मतलब कि हमारे यहाँ जम्मू एवं कश्मीर,
कश्मीर के से जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर के और तिब्बत वगैरह का, कैलाश वगैरह का इलाका जो था, यहाँ पर ज़्यादातर मानवता थी। उसके बाद उस समय के प्रमुख राजाओं में से अभी भारत नीचे नहीं बसा था, सृष्टि जो है दुनिया नीचे नहीं आई थी। और जो 24 अवतार माने जाते हैं, 24 अवतारों में से जो सनकादिक का अवतार है, जो मत्स्य अवतार है, जो ऋषभ देव का अवतार है, तो इसमें से बाकी तमाम अवतार उसी पीरियड के हैं कि तब एक तरह से देवता और तरह तरह की जो 6 तरह के प्राणी जो विज्ञान कहता है कि जैसे सेपियंस करके हम लोग हैं, सेपियंस की संतान हम लोग हैं। विज्ञान कहता है 6 तरह के मनुष्य होते हैं। वैसे हमारे यहाँ भी इस तरह के मनुष्यों की श्रेणियाँ थी, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, तरह तरह के हमारे यहाँ श्रेणियाँ थी और ये श्रेणियाँ तब उधर होती थी। खैर, आगे चल करके जब 7वां मनवंतर शुरू हुआ तो 7वें मनवंतर की जो कहानी है, सत्यव्रत राजा जो ध्यान लगाए हुए थे, जब स्नान करते हैं, कोई मछली उनको मिलती है, मत्स्य अवतार के समय की जो बात है, कि वहाँ से 7वें मनवंतर की कथा को अगर हम माने कि 7वें मनवंतर से जो मनुष्य थे, जनसंख्या में विस्फोट हुआ, जनसंख्या बढ़ी और वो पहाड़ों से नीचे उतरी और 7 नदियों का जो देश था, सप्त सैंधव कहा जाता था, जहाँ आज पंजाब है, हमारा भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, ये सब मिला करके और राजस्थान के यहाँ तक मिला करके ये सप्त सैंधव था, जहाँ के दिवोदास बहुत बड़े राजा थे, सुदास उनके पुत्र थे, लोमहर्षणी उनकी पुत्री थी और उनके होने वाले दामाद थे जो है कार्तवीर अर्जुन, जिनसे विवाह ना हो सका क्योंकि परशुराम जी ने अपहरण कर लिया था लोमहर्षणी का। खैर, उसके बाद यहाँ जनसंख्या जो है हमारी जब बढ़ी तो हम लोग नीचे आए और नीचे आकर के फिर जो है जहाँ आज दिल्ली है, जहाँ अयोध्या है, जहाँ आज प्रयागराज है, इन जगहों पर धीरे धीरे लोग बढ़े। चंद्रवंश और सूर्यवंश 2 शाखाएं बड़ी विशाल हुई। चंद्रवंश भी कई भागों में बढ़ गया। चंद्रवंश की एक शाखा चली गई महिष्मती, जहाँ पर कार्तवीर अर्जुन वगैरह हुए। एक शाखा बरेली के पास चली गई, जिसे पांचाल कहा जाता है, उसमें भी बड़े बड़े राजा हुए। विश्वामित्र वहीं से, मतलब उसी श्रृंखला से थे, विश्वामित्र थे उसी श्रृंखला से, जड़ भरत उसी श्रृंखला से थे, उसी में द्रुपद हुए, धृष्टद्युम्न हुए, द्रौपदी का वहीं जन्म हुआ, तो एक श्रृंखला वहाँ की थी। और उनकी कई शाखाएं थी, एक यदुवंश होकर के मथुरा की तरफ चले गए, कुछ द्वारिका की तरफ चले गए। इसी तरह से सूर्यवंश जो था, सूर्यवंश की शाखाएं भी बढ़ती गईं, अंग बंग ये सब जो है, ये सूर्यवंश की शाखाएं वहाँ तक बढ़ते बढ़ते, और इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हम जहाँ श्रावस्ती के बारे में पढ़ते हैं, श्रावस्ती, पूर्व श्रावस्ती, पश्चिम अयोध्या जहाँ पर आज है, तो इस तरह से विस्तार जो है श्रृंखलाओं का यहाँ हुआ। आगे चल करके हम देखें कि जैसे महाभारत काल में एक विशाल युद्ध हुआ। उस समय तक, उस समय के जितने राजवंश थे सारे उसमें आए। वो एक काला युद्ध था, एक ऐसा युद्ध था जो हमारे इतिहास का काला पन्ना माना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो साम्राज्य थे सब विलुप्त हो गए, उसमें सब मारे गए। और उसके बाद हम देखें महाभारत के काल के लगभग 1000 साल बाद तक का जो इतिहास है, वो इतिहास पूरी तरह से धूमिल हो गया। कोई युद्ध करने लायक, न कोई विशाल युद्ध का वर्णन आता है, न किसी महान राजा का वर्णन आता है, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे लोग मारे जा चुके। तो हम 7वें मनवंतर को हम देखें तो 7वें मनवंतर में उसके कई युग, जो हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, अगर इनकी जो उम्र है उस तरह की उम्र न माने और ऐतिहासिक उम्र के हिसाब से ही हम तालमेल बिठाएं, तो भी हमें लगता है कि हजारों साल की ये जो संस्कृति थी, महाभारत काल में आकर के महाभारत युद्ध में विनष्ट होते होते किसी तरह बची। 1000 साल हमारी पूरी धरती का काल जो था, उसका न कोई इतिहास मिलता है, न ज़्यादा उसके बारे में चीज़ मिलती है, बहुत धूमिल सा इतिहास है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सभ्यताएं पनपी, सम्राट फिर से हुए, साम्राज्यों की स्थापना हुई। और तब महाभारत काल के बाद जिस विशाल साम्राज्य का जिक्र होता है, उसमें जैसे रोमन साम्राज्य है, हमारे यहाँ पाटलिपुत्र, पटना, ये मगध साम्राज्य, ये कुछ साम्राज्य थे जो विशाल साम्राज्य, उज्जैनी उसका नाम आता है। और दक्षिण में जो है चोल वंश है, पांड्य हैं, तो ये सब आए। तो इस तरह से हम देखें तो सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये 2 वंश प्रमुख थे और दोनों वंश कहीं न कहीं मिले थे। इला सूर्यवंश की थी और बुद्ध जो थे चंद्रवंश के थे। इस तरह से मिल करके और सभ्यता यहाँ तक आई। 6वीं सदी तक का, इस 6वीं सदी ईसा पूर्व तक का इतिहास जो है, उसमें कभी अयोध्या का वर्चस्व होता है, कभी पाटलिपुत्र का वर्चस्व होता है, कभी उज्जैनी का, कभी जो है विदिशा का होता है, तो कभी जो है कालिंजर का होता है, तो कभी
इस तरह से अलग अलग साम्राज्य स्थापित होते हैं। और 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास तक आते आते मगध साम्राज्य के विकास तक की राजनीतिक इतिहास का एक प्रकार से उसके पहले का एक अंधकार युग था। हर्यश्व वंश की जब स्थापना हुई, बिंबिसार के समय से फिर से इतिहास पनपने लगता है और फिर से इतिहास अपनी उन्नति की तरफ बढ़ता है। और तो ये एक संक्षिप्त झांकी हमने आपके सामने प्रस्तुत की, और इस झांकी के बाद अब हम कहानियाँ अलग अलग तरह की आपको लेकर के आएंगे। तो इसके साथ सारे हम इतना जान लें कि हम 7वें मनवंतर को ही अगर आधारशिला मान लें, तो 7वें मनवंतर में जो है वो मनु से, वैवस्वत पुत्र जो है मनु थे, वैवस्वत मनु जो थे, उनसे लेकर के और हम मगध के काल के बीच का एक संक्षिप्त इतिहास, जिसमें कि रामायण का काल था, जिसमें महाभारत का काल था, इसका हम वर्णन किए। आगे हम फिर से किसी कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पुरंधिम जनया प्रेता जयता नर।